बताया था कि कांच की छड़, दो कांच की छड़ थी। क्या कांच की छड़ थी? दो कांच। तो पहली कांच की छड़ को रेशम से रगड़ करके उसको लटका दिया और दूसरी वाले कांच की छड़ को भी रेशम से रगड़ा। रगड़ने के बाद ले आया तो देखा कि दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, अर्थात एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दूर हटा रहे हैं। जब एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं तो घटना तो समान है। अब लास्ट में एक अंतिम कंक्लूजन में आया कि जब दो समान आवेशित हो गई छड़, तो जब दो समान आवेश को एक दूसरे के समीप लाएं, एक थ्योरी बन गई कि जब दो समान आवेश को एक दूसरे के समीप लाएं तो उनके बीच आकर्षण नहीं बल्कि प्रतिकर्षण होता है। अट्रैक्शन नहीं बल्कि रिपल्सन होता है। एकदम क्लियर? अब देखिए, अभी उसको इतना से संतोष नहीं हुआ। अब दूसरा देखो क्या है, दूसरा प्रैक्टिकल। अब की बार एबोनाइट की छड़ लिया, फिर रेशम के धागे से रगड़ा, तो दो छड़ लिया एबोनाइट की, पहली छड़ और दूसरी छड़, दोनों छड़ एबोनाइट की है। फिर वही घटना, पहली छड़ को रगड़ करके पुनः एकदम कंक्लूजन में आना चाहता है, निष्कर्ष में एकदम सही है कि नहीं। फिर एबोनाइट की छड़, पहली वाली एबोनाइट की छड़ को लटका दिया और दूसरी वाले एबोनाइट की छड़ को पुनः इसके समीप क्या कर रहा है? ला रहा है। और लाने के बाद जब दो, ये भी छड़ है और ये भी छड़ है, ये भी एबोनाइट, ये भी एबोनाइट, यहाँ भी देखा कि वही घटना घटी, आकर्षण नहीं बल्कि क्या हो गया? प्रतिकर्षण हो गया। एकदम क्लियर? अब उसके दिमाग में आया कि एकदम कन्फर्म हो गया कि जब दो समान आवेश हों तो उनके बीच आकर्षण नहीं, अट्रैक्शन नहीं बल्कि रिपल्सन होता है। आकर्षण नहीं बल्कि प्रतिकर्षण होता है। एकदम क्लियर हो गया? आकर्षण बल्कि क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इधर देखना। अब एक छड़ एबोनाइट की लिया, किसकी लिया? एबोनाइट की लिया, बोलो बेटा। और एक छड़ किसकी लिया? रेशम की। अरे एक छड़ जो है वो कांच की लिया, किसकी लिया? कांच की छड़। कांच की छड़ लिया, देख रहे हो? यस सर। एक छड़ एबोनाइट की लिया, एक छड़ किसकी लिया? कांच की। क्लियर हुआ? एबोनाइट की छड़ को लटका दिया, अब कांच की छड़ को ले आया, तो अलग अलग घटना हो गई। यह समान पदार्थ नहीं है, यह एबोनाइट और ये क्या है? कांच है। तब उसने ये देखा ये घटना समान नहीं है, क्योंकि यहाँ एबोनाइट है और यहाँ क्या है? कांच है। तो जब कांच की छड़ को एबोनाइट के पास लाया तो उसने ये देखा कि यहाँ प्रतिकर्षण नहीं बल्कि क्या होता है? आकर्षण हो गया। इसका मतलब है कि दो विपरीत आवेश, कौन आवेश? विपरीत आवेश के बीच आकर्षण नहीं बल्कि कौन सा? प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण, प्रतिकर्षण नहीं होता। क्लियर हो ना? दो विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? क्या होता है? आकर्षण होता है। और समान आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। एकदम क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा आवेश सब में आ गया। अब आवेश की परिभाषा अगर बनाना चाहे तो आप बना सकते। देखिए याद रखिएगा, फिजिक्स एक ऐसा विषय है बेटा, याद रखो आप, फिजिक्स एक ऐसा विषय है कि यदि आप इसको मस्तिष्क से सोच के समझ लोगे, है कि नहीं, सोच कर समझ करके और उसके टॉपिक को क्लियर करोगे, समझ गया, तो परिभाषा अपने आप क्या कर लोगे? बना लोगे। क्योंकि विज्ञान में भाव की बात होती है। भाव आप जो बता रहे हो क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। और लिटरेचर का महत्व नहीं, और लिटरेचर का महत्व नहीं, आप जो बात बता रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। तो बच्चा चाहे, विद्यार्थी चाहे, तो स्वयं अपने से परिभाषा क्या कर सकता है? बना सकता है। एकदम क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम्पल, अब कैसे हुआ ये चीज? मैंने कहा, अब देखिए परिभाषा में बना रहा हूं मैं, कांच की छड़ को रेशम से आपने रेशम के धागे से आपने रगड़ा। क्या किया? रगड़ा। तो जब रगड़ा तो हुआ क्या? वहां घर्षण। क्या हुआ? घर्षण। अब घर्षण के बाद उस छड़ के अंदर दूसरी वस्तु को अपने अंदर पकड़ने की क्या आ गई? हाँ देखिए, तो टॉपिक आपकी क्या चल रही थी? टॉपिक आपकी चल रही थी कि जैसे मैंने कहा था आवेश, तो घर्षण। क्या मैंने कहा? घर्षण। मतलब कांच की छड़ को रेशम के धागे से आपने रगड़ा था, तो उसके अंदर कागज के टुकड़े को पकड़ने की क्या हो गई थी? पकड़ने का गुण आ गया था। तो कहने का मतलब वस्तु क्या हो गई?
आकर्षित हो गई या उसको उसने पकड़ लिया, अपने बस में कर लिया। तो बस में कर लिया अर्थात उसने आवेश ग्रहण कर लिया। तो आवेश ग्रहण कर लिया तो उसके मूल में कौन है? घर्षण है। कौन है? घर्षण है। तो परिभाषा बन गई, जब वस्तु में घर्षण के कारण किसी वस्तु में घर्षण के कारण किसी दूसरी वस्तु को पकड़ने की क्षमता आ जाए, आकर्षित करने की क्षमता आ जाए, तो हम कहते हैं कि वस्तु ने क्या ग्रहण कर लिया? आवेश ग्रहण कर लिया। और यह जो क्रिया है, यह क्रिया को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। एकदम क्लियर। और मैंने ये भी बता दिया पर बाई प्रैक्टिकल, या मतलब आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा बता दिया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, है कि नहीं है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। मैंने कहा समान आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? समान आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण। अब विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण। तो जब समान विपरीत हो गया इसका मतलब क्या होगा? 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। कितने हो गए? 2 चार्ज हो गए। हो गया? कितने हो गया? अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात आती। पॉजिटिव नेगेटिव की बड़ी अच्छी थियरी है, जरा से इसको बहुत ध्यान से देखें और इसको एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लें, है ना? मैंने ये भी आपको बताया था कि जब इसका कंसेप्ट आप क्लियर करेंगे तो फिर कोई भी परिभाषा आप अपने आप बना सकते हैं। और मैंने ये भी कह दिया कि थियरी इज द बैकबोन ऑफ न्यूमेरिकल। याद रखिएगा, फिजिक्स की जो थियरी होती है ना, जितना ही थियरी का कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही न्यूमेरिकल आपको लगाने में क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। याद रखिएगा, थियरी का कंसेप्ट जितना ही क्लियर होगा, बच्चे का थियरी का कंसेप्ट यदि क्लियर है, हो गया, तो सवाल पढ़ने के बाद फिजिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें आप ये मान के चलें कि इसके न्यूमेरिकल में दम होता है। न्यूमेरिकल में दम होता है तो दम हो गया तो निश्चित रूप से आपको वहां पर एक ही काम आएगा, वो क्या? थियरी। क्या आएगा? थियरी। थियरी के कंसेप्ट क्लियर है बेटा ना? थियरी के कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन होने का सवाल नहीं, तो आप ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल क्या कर लेंगे? लगा लेंगे, चाहे कोई सा भी न्यूमेरिकल होगा, कहीं भी घूम जाए, कहीं भी घूम जाए, कहीं भी लाइन हो गया कि नहीं हो गया, घूम जाए, घूम करके आ रहा है, किसी भी तरह से सवाल को घुमाया जा सकता है। फिजिक्स में सवाल कहीं भी घुमाई जा सकती है। तो जब सवाल कहीं भी घुमाई जा सकती है तो वहां पर आपको प्रश्न भी कहीं घुमाया जा सकता है। तो प्रश्न घुमाया जा सकता है तो निश्चित रूप से आपको जो थियरी का कंसेप्ट क्लियर होगा तो कितना भी घुमा हुआ प्रश्न होगा आप उत्तर ऑटोमेटिक अपने मस्तिष्क से क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे और उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसकी थियरी का कैसे जन्म होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, जरा सा एग्जाम्पल से बस देखिए, यदि मैं चले गया। देखिए अब पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने एक बात बताया, देखो ये बताया जैसे पदार्थ की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? किसी बात मैंने क्या? पदार्थ की बात किया। तो पदार्थ थोड़ा केमिस्ट्री में आपको ले चल रहे हैं, केमिस्ट्री में लेने के बाद आपको खट से बता देंगे। क्लियर हो? पदार्थ है तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका सबसे छोटा कण जो होता है वो क्या है? परमाणु है। क्या है? परमाणु है। इससे भी मेरे को मतलब ही मतलब है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परमाणु है तो परमाणु के विषय में जानते हैं कि नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ बंद कक्षा में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। इतने थियरी पड़े, इसको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं कैसे कैसे क्या, मेरा मतलब जो है उस मतलब पर मैं आ रहा हूँ। हो गया? याद रखो। अब पदार्थ में ही तत्व है, पदार्थ में ही क्या है? तत्व है। तो आपने अक्रिय तत्व भी पढ़ा होगा। अक्रिय तत्व का मतलब कहा जाता है कि हीलियम को छोड़कर, अरे अगर पता यदि तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वह तत्व अक्रिय तत्व होता है, अर्थात तो किसी से क्रिया वगैरह करता होता नहीं, क्रिया नहीं करता। लेकिन हीलियम को छोड़कर, हीलियम में पहली कक्षा से 2 हैं, तो हीलियम को छोड़कर के बाद लागू होती है तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये भी कहता है, एक बात और भी आती है, कहता है कि परमाणु जो है भैया वो क्या है? परमाणु उदासीन है। क्या है? उदासीन है। उदासीन कहने का कारण इसको भी मैं बता दूं आपको। कहा जाता है कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जब प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है तो प्रोटॉन पर होता है धनावेश, इलेक्ट्रॉन को क्या होता है? ऋणावेश। जितना धनावेश इस पर होता है उतना
ऋणावेश उस पर होता है। क्लियर हुआ? तो जैसे मैंने कहा प्लस 5 इसमें तो 5 प्रोटॉन तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
लगाते -19 कूलम का क्या होता है, धनावेश होता है। तो जितने प्लस उतने क्या हो गया माइनस, कट करके क्या हो गया 0। तो न्यूट्रॉन तो उदासीन है, प्रोटॉन अगर धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, तो दोनों का आवेश आपस में क्या है, बराबर है। ये प्लस है, ये माइनस है, जितना प्लस है उतना क्या है माइनस से कट करके आपस में क्या हो गया 0। अर्थात परमाणु को मैंने क्या कह दिया, उदासीन। एकदम क्लियर हुआ, परमाणु आपका क्या हो गया, उदासीन हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम आते हैं, थियरी ध्यान दे, इतनी बात समझ आ गई। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम आपको देते, फिर एग्जाम्पल देते हैं, देखना बेटा। सपोज दैट है कोई भी, जैसे मैंने कहा ये है, ए को मान लिया मैंने, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 कितने हो गए, प्रोटॉन हो गए, मान लो 16 क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया ना। तो आवेश का निर्धारण तो न्यूट्रॉन से होगा नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से होगा। प्रोटॉन पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर क्या हो गया, ऋणावेश। अर्थात ये क्या हो गया, उदासीन हो गया बेटा। सपोज दूसरा तत्व तो क्या है, बी है, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 प्रोटॉन है और 17 मान लो क्या है, न्यूट्रॉन है। ए को मैंने बी से क्या किया, रगड़ा, या ए में बी की क्रिया हुई, ए से बी की क्या हो गई, क्रिया हो गई, क्या हो गई, क्रिया हो गई। ए से बी की क्या हो गई, क्रिया हो गई। संयोग से हुआ क्या कि इससे एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला आया, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला आया तो ए की कंडीशन बनी क्या, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, कै प्रोटॉन हो गया, 15 प्रोटॉन हो गया, और 16 न्यूट्रॉन तो आएगा जाएगा नहीं, जाने जाने की संभावना किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ कै इलेक्ट्रॉन है, 16। तो इसके पास जब 16 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो कै इलेक्ट्रॉन हो गए, 17, कै प्रोटॉन हो गए 16, कै न्यूट्रॉन हो गए 17। क्लियर हो गए, ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। तब यहाँ देखिए ए के कंडीशन में पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, धनावेश ऋणावेश से क्या हो गया, बड़ा हो गया, अर्थात इसकी प्रकृति क्या हो गई, धनावेश की। यहाँ कौन बड़ा हो गया, नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन पॉजिटिव चार्ज, अर्थात इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन क्या हो गया, प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, अर्थात यहाँ ऋणावेश बढ़ गया, अर्थात ये क्या हो गया, ऋणावेश हो गया, और ये क्या हो गया, धनावेश। अर्थात धनावेश ऋणावेश की उत्पत्ति कैसे हुई, समझ में आ गई बात। धनावेश कैसे होगा, परमाणु तो उदासीन है, जब इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा तो क्या हो जाएगा, धनावेश। अगर एक पदार्थ परित्याग करता है, एक पदार्थ लूज करता है, दूसरा पदार्थ गेन करता है, तो जो पदार्थ गेन करता है, जो पदार्थ क्या करता है, गेन करता है, वह नेगेटिव चार्ज में हो जाता है, जो पदार्थ लूज करता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में हो जाता है। एकदम क्लियर हुआ। अतः देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब आपके टॉपिक की मेन थियरी पर हम आ जाना चाहते हैं, कट से ना। अब ध्यान से सुनिएगा, अगला स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं भी आ गई होगी तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखने के बाद जो आपको एराइज क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप मैसेज करके भेजें, मैं आपको उत्तर जरूर बता दूंगा। या अगर आपको यहाँ भी क्लियर नहीं हुआ तो एक दो बार और भी आपको उस चैप्टर को बता सकते हैं, लेकिन आप मैसेज करेंगे तब। दूसरी बात अब देखिएगा, मैंने कहा कि वस्तु ने आवेश ग्रहण कर लिया। क्या ग्रहण कर लिया, आवेश ग्रहण कर लिया। तो आवेश कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। तो आवेश दोनों हो सकता है, धनावेश और ऋणावेश। नहीं क्लियर हुआ। तो कहते हैं कि आवेश ग्रहण कर लिया, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, आवेशन। और एक शब्द होता है कि विद्युत है, वस्तु वैद्युतमय हो गई। कौनमय हो गई, वैद्युतमय हो गई। आवेश ग्रहण करने के बाद आवेशन की क्रिया के दौरान वस्तु को एक शब्द से संबोधित किया जा सकता है कि वस्तु कैसा हो गई, वैद्युतमय हो गई। कौन हो गई, वैद्युतमय हो गई। क्लियर हो गया ना। अर्थात वैद्युत का संबंध यदि है किसी से तो वैद्युत के मूल में कौन है, आवेश है, चार्ज है। कौन है, चार्ज। क्लियर हुआ, क्या है, चार्ज। क्लियर हुआ कि विद्युत के मूल में कौन है, वैद्युतमय हो गई, वैद्युत से विद्युत। तो मैंने क्या हो गया, उसके मूल में है कौन, आवेश। क्या है, आवेश है।
फिर थियरी बोल रहा था कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल भी बता दिया। अब हम आते हैं मुख्य हो गया। अगली परिभाषा आपको बताने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र समझे? कौन क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र हो गया, क्लियर हो गया? वैद्युत क्षेत्र अगर आप लिखना चाहते हो तो आप साथ लिख सकते हैं, लेकिन हम बोल देंगे, आप कापी पेन उठा लीजिए और लिखते चलिएगा। वैद्युत क्षेत्र, यहीं से मेन परिभाषा चालू हो गई, याद रखिएगा। वैद्युत क्षेत्र आप कापी पेन उठा लें और हम बोलेंगे धीरे धीरे, आप एकदम इत्मीनान से लिखिए। वैद्युत क्षेत्र, चले बेटा। वैद्युत क्षेत्र की बात हम करते हैं, याद रखो क्षेत्र की बात होती है ना। कहते हैं मेरा क्षेत्र है, एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं मेरा क्षेत्र है या तेरा क्षेत्र है। तो क्षेत्र का निर्धारण, किसी के क्षेत्र का निर्धारण उसके कार्य से होता है। किससे होता है? कार्य से। किसी के क्षेत्र का निर्धारण किससे होता है? कार्य से होता है, अर्थात वर्क से होता है। किससे होता है बेटा? वर्क से होता है। याद रखो, किसी के क्षेत्र का यदि निर्धारण करना है तो उसके क्षेत्र के मूल में कौन हो गया? वर्क हो गया। अब पहला शब्द क्या है? वैद्युत। क्या शब्द है? वैद्युत। तो वैद्युत शब्द का संबंध किससे है? आवेश से। किससे है? आवेश से। वैद्युत क्षेत्र का संबंध किससे है? आवेश से है। तो वैद्युत क्षेत्र का संबंध आवेश से है। क्लियर हुआ? आवेश से है। किससे है? आवेश से है। तब जब आवेश की बात आ गई, किसकी बात आ गई? आवेश की बात आ गई। तो जब आवेश की बात आ गई तो कहने का मतलब है कि आवेश का कार्य क्या है? आवेश का कार्य है किसी दूसरे आवेश को अपनी ओर आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करना। जब दूसरे आवेश को आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करने की बात आती है, तो जब दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की बात आती है बेटा, तो इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र का निर्धारण आवेश के क्षेत्र से होगा। किसके क्षेत्र से होगा? आवेश के क्षेत्र से होगा। इसका कार्य, मैंने कहा कि क्षेत्र का निर्धारण कहां से होता है? तो आवेश का कार्य क्या है? आवेश का कार्य है कि जहां तक आवेश का कार्य है कि एक आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। तो कोई भी आवेश जितना दूर तक, जितना अपने चारों ओर कोई भी आवेश अपने चारों ओर जितने दूर तक या जितनी एरिया तक, जितनी फील्ड तक किसी अन्य आवेश को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, वही आवेश का क्या होता है? वही होता है वैद्युत क्षेत्र। वही क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। परिभाषा समझ गई? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या मैंने कहा? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अन्य आवेश, जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ एक आवेश रख दिया, दूसरा आवेश है, ये पहला आवेश है, बोलो बेटा, ये पहला आवेश है, ये मान लो प्लस है और ये आपका क्या है? माइनस है। हम माइनस को ला रहे हैं, तो माइनस को यहां तक लाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब यहां मैं लाया, जब मैं इसके यहां इस स्थान पर लाया, तो ये जो पहला वाला आवेश धनावेश है, इसको अपनी ओर खींचने लगा। क्या करेगा? खींचने लगा। तो यहां से खींच रहा है, तो जब यहां से खींच रहा है तो इसी आवेश का यह क्षेत्र हो गया, अर्थात उसी को कौन सा क्षेत्र कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य कोई आवेश अपनी ओर क्या करता है, जहां तक अन्य आवेश को अपनी ओर क्या कर सकता है? आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं भैया। इसके बाद जो है अब बाड़ी को विश्राम दे रहे हैं, कल जो है आपको हम दूसरा वीडियो डालेंगे।